हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द F&B कोस्ट कंट्रोलर, जहां पर हम सिखाते हैं किसी भी होटल में कोस्ट कंट्रोलिंग कैसे की जाती है और कोस्ट कंट्रोलिंग करके प्रॉफिट को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है। तो उसी की कड़ी में हम आज हमारा तीसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो कि है EBCM, जिसका फुल फॉर्म है इवेंट बेस कोस्टिंग मॉड्यूल। तो इवेंट बेस्ड कोस्टिंग मॉड्यूल जो है वो क्या होता है, सबसे पहले तो उसका मीनिंग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, EBCM का मतलब होता है कि जब कोई भी हम बैंक्वेट इवेंट करते हैं, कोई भी होटल में या रेस्टोरेंट या रिसोर्ट में कोई बैंक्वेटिंग होती है। बैंक्वेटिंग इवेंट का मतलब हो गया कोई कॉरपोरेट ग्रुप है जिसमें 100-50 से एक साथ जो है वो लंच का या डिनर का या कोई वेडिंग की जाती है, जहाँ पर उस बैंक्वेट को हायर करके या उस एक लॉन होता है या एक गार्डन होता है, उस गार्डन को रेंटल जो है किराए पर लेकर उस पर वेडिंग की जाती है। तो उस वेडिंग के अंदर जो होटल की जो कॉस्ट आती है उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, इस इवेंट को पूरा होस्ट करने में, जो एज ए होटेलियर जो आपके कॉस्ट आती है, उसकी कॉस्टिंग का जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना एक इवेंट बेस्ड कॉस्टिंग मॉड्यूल कहलाता है। तो मीनिंग मुझे आई श्योर आप क्लियर हो चुके होंगे कि जहाँ पर हम कोई भी वेडिंग या कोई बड़ा कॉरपोरेट इवेंट हो रहा है, उस इवेंट का जब हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस इवेंट को जो हमने करवाया है, इस इवेंट से हमको होटल को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको अपन सेफ लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो जितना F&B से अपने को रेवेन्यू मिला और उस F&B के रेवेन्यू के अगेंस्ट जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, उनको जब घटाने के बाद में जो हमको प्रॉफिट मार्जिन मिला है वो ज्ञात करना चाहते हैं, वो डिसाइड करना चाह रहे हैं कि वो कितना है। उसको ही हम इवेंट बेस्ड कॉस्टिंग मॉड्यूल बोलते हैं। तो इवेंट बेस्ड कॉस्टिंग मॉड्यूल जो होता है दोस्तों, वो हर एक इवेंट के पहले प्रोजेक्टेड बनाया जाता है और इवेंट हो जाने के बाद उसको एक्चुअल कॉस्ट डाल के उसको एक्चुअल बनाया जाता है। तो जैसा कि आप इस फॉर्मेट में देख पा रहे हो कि ये फॉर्मेट किसी हर्षित अग्रवाल की वेडिंग का है, जो कि इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में बनाई गई थी। और उस शादी के अंदर हमारे को रूम की जो सेल है, रूम की सेल जो इसमें बताया गया है रूम की जो सेल बताई हुई है, 21 नवंबर को रूम लगे थे, क्योंकि हमारे पास में जितने भी रूम थे वो सारे के सारे रूम हमने क्या कर दिए, उस वेडिंग के लिए बुक कर दिए। तो 90 गेस्ट जो थे सबके सभी हमारे यहाँ पर 45 रूम की इन्वेंट्री थी हमारे होटल में, तो वो सारे रूम बुक थे। तो उस रूम के जो गेस्ट थे वो 90 गेस्ट थे और हमने एक रूम को हमने 4,455 रुपये में डिसाइड किया था कि हम एक रूम की चार्ज ये करेंगे 4,450 रुपये। तो यहाँ पर जब अराइव हुए 21 नवंबर को, तो उस नाइट का हमने 90 गेस्टों का किराए की इनकम, रूम सेल की इनकम, ये आपके टोटल 40 लाख रुपए हो गई। ठीक है बच्चों। और लेट चेकआउट किया किसी ने, 23 तारीख को चेकआउट होना था, यानी कि 2 नाइट के लिए रूम सेल हुआ था। तो 23 तारीख को जब चेकआउट हुए तो उसमें कुछ लेट चेकआउट हुए थे। तो लेट चेकआउट होने के कारण हमने एक जने से लेट चेकआउट किया। ये थोड़ा यहाँ पर रेट गलत लिखा हुआ है, 5500 इधर आएगा और नंबर ऑफ़ गेस्ट में 1 आएगा। तो 5500 रुपये लेट चेकआउट के चार्जेस ले लिए। फिर हमने उस शादी के अंदर जो हमारा जो डिनर दिया था उन 90 गेस्टों को, तो उन 90 गेस्टों को जो डिनर दिया गया था उस डिनर के भी हम जो है कॉस्ट फूड
यानी पर पर्सन के हिसाब से हमने फूड दिया होगा या पर प्लेट के हिसाब से दिया होगा, क्योंकि बैंक्वेटिंग जो होती है वो दो तरीके से कैलकुलेट होती है बच्चों। एक तो होती है पर प्लेट के अकॉर्डिंग, एक होती है पर हेड के अकॉर्डिंग। पर हेड का मीन्स हो गया पर गेस्ट, यानी अगर आप पहले तो बैंक्वेट जब चालान बनता है तो बैंक्वेट चालान के अंदर क्या होता है कि एक एमजी होता है। क्या होता है? एमजी। एमजी का मतलब होता है मिनिमम गारंटी, यानी कि आपके 90 गेस्ट तो रूम में रुक ही रहे हैं। उसके अलावा ये भी तो हो सकता है ऐसे गेस्ट होंगे जो कि रूम में तो नहीं रुक रहे हैं, लेकिन वो आपको जिस तारीख का रिसेप्शन है, जिस तारीख का मेन एनुअल रिसेप्शन होगा, उस रिसेप्शन के अंदर वो जो है आएंगे। आपने उनको डायरेक्ट इन्वाइट किया, वो स्टे नहीं कर रहे हैं, तो वो गेस्ट जो होंगे वो नॉन रेजिडेंट गेस्ट होंगे। तो जब एक ग्रुप रिज्यूमे बनता है, ग्रुप रेज्यूमे बनाते हैं सेल्स जो होते हैं उनकी तरफ से बनता है, जिसमें कि पूरा लिखा होता है कि आप किस तारीख को आ रहे हो, किसकी शादी है, कौन कौन से फंक्शंस कहाँ कहाँ लोकेशन में होंगे, होटल के अंदर किस किस लोकेशन पे मेहंदी कहाँ हो रही है, आपके हल्दी कहाँ हो रही है, रिसेप्शन कहाँ होगा, बारात कहाँ से आएंगी, फिर वेलकम डिनर कहाँ पे हो रहा है ना। तो वो पूरा का पूरा एक ग्रुप रेज्यूमे में सेल्स डिपार्टमेंट से जो अपने को मिलता है, जिसको एक्शन प्लान बोल सकते हैं अपन। तो उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग उसमें पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है पार्टी और होटल के सेल्स डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर के द्वारा, जिसमें कि एमजी जो होती है उसको डिसाइड किया जाता है कि मिनिमम गारंटी, यानी कि अगर आपने बोला कि हम 200 आदमियों का खाना करेंगे, हमको हमारे गेस्ट जो है 200 आएंगे। अब 200 गेस्टों का अगर आप खाना कर रहे हो, उस गेस्टों में से अगर मान लो 180 गेस्ट आए तो भी हम 200 गेस्टों का चार्ज करेंगे। या आपने प्लेट के अंदर मान लीजिए आपने प्लेट वाइज अगर आपने डिसाइड किया हुआ है, तो आपने बोला कि हम 400 प्लेट्स, पर प्लेट 1500 रुपये, 400 प्लेट की हमारी एमजी का मतलब हो गया मिनिमम गारंटी है कि 400 प्लेट तो हम आपसे कंज्यूम करेंगे। अब उस 400 की जगह मान लो 300 प्लेट ही कंज्यूम हुई है, तो जो 100 प्लेट होती है वो 100 प्लेट का हम जो है चार्ज करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मिनिमम गारंटी हुई थी 400 प्लेट्स की। 420 हो गया तो 420 का चार्ज करेंगे, 420 प्लेट हो गई तो कितने का चार्ज करेंगे? 420 प्लेट का। यानी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा का करेंगे, और अगर कम है तो हम मिनिमम 400 प्लेट तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से एक रेट डिसाइड होती है पर प्लेट या पर पर्सन की, जो कि सेल्स डिपार्टमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसमें पहले से मेंशन होता है। तो उसके आधार पर जो है टीम को भी ब्रीफ किया जाता है कि आपको किस तारीख को कितने गेस्ट आ रहे हैं, तो उस हिसाब से एफएनबी फिर अपना पूरा शेड्यूल तैयार करते हैं। उस हिसाब से शेफ़ जो है खाना बनाता है, उस हिसाब से एफएनबी अपने बाहर के ओडीसी को हायर करके उस हिसाब से वो अपना सर्विस का व्यवस्था करता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि फ़ूड जो है उसकी फ़ूड की सेल कितनी हुई वो आपको यहाँ लिखना है। सॉफ्ट बेवरेज का पूरा पैकेज होता है कि हम उसमें 3-4 प्रकार की जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो रखेंगे, उसके साथ साथ रेड बुल वगैरह, डाइट कोक, स्प्राइट के कैन, तो पूरा एक सॉफ्ट बेवरेज की जितने भी टाइप की सॉफ्ट बेवरेज होती हैं वो सारी की सारी सॉफ्ट बेवरेज पर पर्सन के अकॉर्डिंग या पर पर्सन के अकॉर्डिंग जो है सॉफ्ट बेवरेज का पैकेज होता है। तो उस सॉफ्ट बेवरेज का पैकेज की हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पर रेवेन्यू का बिल बनाते हैं। लीकर के अंदर भी एक कुछ स्पेसिफिक ब्रांड की उनको अगर उन्होंने बोला कि हमको जो है बियर के अंदर हमको ये बियर हमारी शादी के काउंटर में एक बियर का काउंटर लगाना जिसमें कि ये बियर अपने को इतनी केस अपने को चाहिए। फिर दूसरे ब्रांड्स है, उन दूसरे ब्रांड्स की भी आपको एमजी तय करनी होती है कि भाई 5 बोतल मेरे को आप ये वाइन्स रखनी है, 5 बोतल ये वाइन्स रखनी है, 5 बोतल मेरे को ये विस्की रखना है, 5 बोतल मेरे को ये जिन रखना है। तो पहले जो है वो पार्टी के साथ में बैठकर सेल्स डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि कौन कौन से
लेकर सर्व करना होता है। और उनकी भी जो है एमजी डिसाइड होती है, यानी कि मिनिमम गारंटी। अगर वो आपको 5 बोतल का डिसाइड हो गया है और उस 5 बोतल में अगर मान लो 3 बोतल ही गेस्टों ने कंज्यूम करी है, तो भी आप 2 बोतल का चार्ज करेंगे, आप उसको लेकर जा सकते हो अपने घर पर। तो लीकर की जो सेल होती है वो भी आपको यहाँ पर लिखना होता है कि लीकर की जो सेल है वो कितनी हुई है। वेन्यू रेंटल चार्जेस, जो हमने एक लॉन दिया है हमारे पास में, मान लीजिए 400 कैपेसिटी का एक गार्डन बना हुआ है, उस गार्डन का भी हम क्या करते हैं, वेन्यू रेंटल का चार्ज करते हैं। यानी कि जो जगह आप यूज़ कर रहे हो उसका हम वेन्यू का चार्ज कर रहे हैं। हमने हमारे मान लीजिए एक एसी वाला बहुत बड़ा, जैसे कि 200 कवर का या 300 कवर का हमारे पास में बैंक्वेट है, तो उस बैंक्वेट का हम होल हायर चार्ज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप जो फंक्शन कर रहे हो उसमें हमारी टेबलिंग लगती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, हमारा उसमें लीरन यूज़ होता है, जो कुशन्स यूज़ होते हैं, तो उन सब की कॉस्ट आती है। तो इसलिए हम बैंक्वेट का भी वेन्यू का चार्ज करते हैं। फिर उसके अलावा मिसलेनियस चार्जेस भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें अगर कोई भी डैमेज या ब्रेकेज हो गया या कोई भी इक्विपमेंट है वो लॉस्ट हो गया, तो उसका भी हम वेडिंग पार्टी से चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो सारा का सारा रेवेन्यू आ गया जो कि हमने गेस्ट से चार्ज करा है। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्ट बेवरेज और जो लिकर होता है उसका हमेशा स्पेशल बेवरेज नाम से एफएनबी बिल बनाती है, और स्पेशल बेवरेज बना के उसका एंगेस्ट में एक एनसी रेज करते हैं, जिसको बोर्ड एनसी बोलते हैं, ताकि उसका कंजप्शन पता लगा सके। क्योंकि आपको पता है कि जो आला कार्ट मेनू में जो लीकर बिकता है वो अलग रेट में बिकता है, और जब अपन वेडिंग में बेचते हैं जिसको बैंक्वेट रेट बोलते हैं, उसमें हमारा लीकर जो बिकता है वो म्यूचुअल नेगोशिएशन के बाद में डिसाइड होता है किस रेट पे अपने को लेना है। तो क्योंकि वो रेट मेनू में नहीं होती, इसलिए इसको स्पेशल बेवरेज के नाम से हम चार्ज करते हैं गेस्ट को, और उसके बाद में उसका बोर्ड एनसी रेज करते हैं कंजप्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी आप हेड काउंट या प्लेट काउंट करते हैं, तो उस हेड काउंट और प्लेट काउंट पर आपको जो एक शीट पर जो है, जो उसका कोऑर्डिनेटर होता है वेडिंग पार्टी की तरफ से या जो होस्ट होता है, उसके सिग्नेचर आपको लेने मैंडेटरी होते हैं। कल को वो बोल देंगे कि मेरे जैसे कि 200 गेस्टों का एमजी था कि 200 गेस्ट इस रिसेप्शन में आएंगे, वहाँ पे 250 आ गए, तो कल को वो कर देगा मेरे तो 200 ही आए थे, आपने 250 को कैसे चार्ज करा। तो हम एट द टाइम ऑफ रिसेप्शन, जब रिसेप्शन जब ख़त्म होता है तब हम उसी टाइम जो है 250 अगर आए हैं तो 250 के जो सीट होती है 250 गेस्टों की, उस पर हम पार्टी के साइन ले लेते हैं। तो ये तो आ गया आपका रेवेन्यू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये टोटल रेवेन्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है 41 लाख रुपए का। तो अब इस रेवेन्यू के अगेंस्ट में आरएमसी कॉस्ट, आरएमसी का मतलब है रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो फूड कॉस्ट होती है वो यहाँ आएगी। यानी फूड का रेवेन्यू था ये यहाँ पर फूड का रेवेन्यू था, मान लीजिए 5 लाख रुपए फूड का रेवेन्यू था, तो उस फूड के रेवेन्यू के अगेंस्ट उसकी क्या हो गई, हमने फूड की कॉस्ट डाल दी यहाँ पर, जो कि अपने आइडियली बैंक्वेट की कॉस्ट अपनी आला कार्ट की कॉस्ट से थोड़ी हमेशा 2% कम होती है। अगर आपकी कॉस्ट 15% आला कार्ट के अंदर आ रही है तो आपकी बैंक्वेट में वो 12% ही आएगी। तो फूड कॉस्ट हमेशा आपको यहाँ पर लिख देना है। बेवरेज कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी। बेवरेज कॉस्ट का जो आइडियल रेंज होता है वो 20 से 25 के बीच होता है, डिपेंड करता है कि आप उस बेवरेज को किस रेट पे बेच रहे हो। लीकर कॉस्ट आपकी यहाँ पे लीकर कॉस्ट आ जाएगी। लीकर का रेवेन्यू का रेफरेंस देते हुए आपको लीकर की कॉस्ट लेनी है। मान लीजिए 500 रुपये है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो इस सेल का आपको रेफरेंस देते हुए यहाँ पर इसकी कॉस्ट लेनी है, तो वो लीकर कॉस्ट आ जाएगी। लीकर कॉस्ट का जो रेंज होता है वो आइडियली 18% से 21% का होता है। फिर आगे आपका वेन्यू कॉस्ट। वेन्यू कॉस्ट का कॉस्ट जो है
आइडियली आप मान के चल सकते हैं 10%, इससे ज़्यादा नहीं होता है। रूम कॉस्ट जो होती है, रूम कॉस्ट जो है वो 30% होती है। कितनी होती है भैया? 30%। कोई भी अगर रूम बिकता है तो उसकी कॉस्ट एटलीस्ट 30% तो आती ही आती है। ठीक है, किसी किसी केस में 35 भी आती है और किसी केस में 30% भी आती है। तो 30 to 35% जो है वो रूम कॉस्ट पर रूम कॉस्ट में मैं आपको यही बता रहा हूँ, खाली रूम की नहीं, ऑक्यूपाइड रूम की बता रहा हूँ। अगर कोई भी रूम ऑक्यूपाइड हो है, मतलब उसमें गेस्ट जो है वो चेक इन हो रुके हैं और चेकआउट हो गए, तो जब चेक इन होकर चेकआउट होने तक जो प्रोसेस में जो वो कॉस्ट इंकर्ड करेंगे होटल को, वो आपकी 30 से 35% होती है। इसकी स्टैंडर्ड रेंज है। अब अगर आपका मैनेजमेंट या कंट्रोलिंग या कॉस्ट आपका प्रॉपर वे में हैंडल नहीं हो रहा है तो वो कॉस्ट फिर जो है ज़्यादा भी जा सकती है, 50-75 एज पर द मैनेजमेंट। तो पहले हमने आरएमसी कॉस्ट ले लिया यहाँ पर। फिर आगे आपका ये पेरोल कॉस्ट। पेरोल कॉस्ट का मतलब हो जाता है कि अगर आपने कुछ बाहर से सेफ मंगाए हैं, क्योंकि जब एक साथ में इतने बड़े लेवल पर जो है वो फंक्शन होता है तो वहाँ पर अपने जो रेगुलर स्टाफ होते हैं उनके साथ साथ कुछ बाहर के स्टाफ को की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ओडीसी मंगाते हैं, आउटडोर कैटरिंग के स्टाफ। वो पर डे के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज करते हैं, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज से भी आ सकते हैं, कैंपस से आ सकते हैं, या फिर कोई इवेंट जो करने वाले जो कैटरिंग कंपनियां होती हैं उनसे भी हम उनको हायर करते हैं। तो जो उनको उनसे हमको जो चार्ज किया जाता है वो उसकी पेरोल की कॉस्ट आपको लेनी है। आप अपने होटल के स्टाफ है उनकी कॉस्ट भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि आपके होटल के स्टाफ की एक दिन की जो सैलरी है वो पूरी की पूरी उसी फंक्शन में गई है। तो वहाँ पर अपने होटल के स्टाफ और बाहर के स्टाफ दोनों को मिलाकर आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हायरिंग कॉस्ट यहाँ लेना है। फिर F&B सर्विस हो गया, हाउसकीपिंग के स्टाफ लग गए, उसका हो गया। सिक्योरिटी भी कई बार क्या होता है कि बड़ा फंक्शन है तो सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, किसी तरीके की मिस हैपनिंग ना हो। तो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए भी हम सिक्योरिटी एजेंसियों से कुछ 2-3 स्टाफ एक्स्ट्रा बाउंसर वगैरह लेते हैं, तो वो यहाँ पर आपने को लिखना है। स्टाइपेंड मैंने अभी बताया कि कुछ अप्रेंटिस वगैरह एक्स्ट्रा लेते हैं, ट्रेनिंग वगैरह जो जिनको सीखने के लिए उनको मिल जाए और साथ में वो हमारे को थोड़ा बहुत हेल्प भी करते, तो उनके स्टाइपेंड भी हम अगर दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको मतलब मैक्सिमम स्टाफ जितने होंगे उतना मैनेजमेंट परफेक्ट होगा। तो पेरोल जितने भी खर्चे हैं वो यहाँ पर आपने ले लिए। एडमिन कॉस्ट का मतलब जो हमने बाहर से बुलाए हैं और जो हमारे खुद के थे, तो वो तो पूरे दिन आपके सुबह से शाम तक काम करेंगे तो ऑन ड्यूटी मील तो लेंगे ही लेंगे। तो जो ऑन ड्यूटी मील बाहर के और जो आपके पेरोल पर है, दोनों स्टाफों ने जो ऑन ड्यूटी मील लिया है उसकी कॉस्ट आपको यहाँ पे लेनी है। अगर आपने कोई टी कॉफ़ी का काउंटर लगाया है उसका जो रेंटल आया है वो रेंटल की कॉस्ट भी आपको यहाँ पे लेनी है। फिर आपने शादी थी तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, फायर इंजन चार्जेस, लाइफ गार्ड आपने लेकर आए हो तो वो भी आपको यहाँ पर लगा देना, क्योंकि शादी में अगर कोई भी आग लग गई अचानक तो एम्बुलेंस बाहर खड़ी होनी ज़रूरी है फंक्शन के बाद, ताकि ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो तो तुरंत मेडिकल सुविधाएं दी जा सके। फिर आपके जो कमीशंस हैं, क्योंकि ये जो वेडिंग आपको मिली है तो जिस थर्ड पार्टी से आपको ये वेडिंग मिला है आपकी होटल को, तो उसको जो आप एजेंट को जो कमीशन पे करोगे वो कमीशन की कॉस्ट आपको यहाँ पे लिखनी है। इक्विपमेंट हायर कॉस्ट, इक्विपमेंट हायर का मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लार्ज लेवल पर आपके पास में स्टॉक इन हैंड में नहीं है या आपके सर्कुलेशन में नहीं है। उदाहरण के तौर पे आपके पास कटलरी, क्रोकरी, ग्लासवेयर हो सकता है, आपके पास बहुत हाई एक्सपेंसिव कटलरी क्रोकरी हो और वो लिमिटेड हो, आपको 400 आदमियों का एक ही दिन में एक साथ टेबल लगानी है, तो उसके लिए वो कटलरी क्रोकरी इनफ नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, उसको किराए पर हायर करोगे और उस फंक्शन को ख़त्म होने के बाद वापस उसको लौटा दोगे। तो हमेशा इसमें बहुत बार क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि
शादी का फंक्शन होता है, उस पर किसी की कंट्रोलिंग इतनी विशेष होती नहीं है, तो लॉस्ट ज़्यादा होता है, ब्रेकेज ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर एज ए कॉस्ट कंट्रोलर आपको खड़ा रहकर उन शादी में होने वाली इक्विपमेंट लॉसिंग एंड ब्रेकिंग का खास तौर पे ध्यान रखना होना चाहिए। तो इक्विपमेंट में आपने कटलरी क्रॉकरी हो गया, ठीक है। फिर उसके अलावा किचन को भी कुछ डीप फ्रीजर्स वगैरह या कुछ ऐसे और भट्टी है, तंदूर है, वो किराए पर लेने होते हैं। तो वो भी किराए पर अगर आप लेते हो तो उनकी हायरिंग की कॉस्ट जो होती है वो भी अपन यहाँ लिखते हैं, क्योंकि एक बड़ा फंक्शन हम कर रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर जितने अपन रेगुलर मंगाते हैं उसके अलावा और सिलेंडर को हमको ज़रूरत पड़ती है। डीजी सेट होता है, जो जनरेटर होता है, उसको भी हमको किराए पर एक्स्ट्रा और मंगाना होता है ताकि लाइट की कोई दिक्कत ना आए। तो डीजी सेट हायर किया तो उसके भी अपने को खर्चा आएगा, उसमें डीजल जो लगा रहे हैं उस डीजल का कॉस्ट भी उसमें आएगा। तो इस तरीके के एचएलपी से रिलेटेड जो कॉस्टिंग है वो भी आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो जैसे ही अपन यहाँ सारी कॉस्टिंग डालेंगे तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी कि इस फंक्शन से रेवेन्यू इतना हुआ और इस फंक्शन से कॉस्ट इतनी आई है। तो जो इसको ये जो कॉस्ट आपको दिख रही है, इस कॉस्ट में से जब अपन ये जो रेवेन्यू दिख रहा है, इस रेवेन्यू में से जब इस कॉस्ट को घटा देंगे तो आपका वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। और इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के परसेंटेज में डिसाइड करेंगे। तो आपको जैसे कि आप ऊपर फॉर्मूला देख सकते हो कि हमने कुछ नहीं किया है, इस ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिवाइड किया है ऑपरेटिंग रेवेन्यू से, तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर मान लीजिए आपने कोई मैनेजमेंट फ़ीस दिया है या लाइसेंस फ़ीस दिया है, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर अगर कोई मान लो ऐसे कोई जिसके ऊपर टी सीरीज़ के राइट्स हैं, उनके अगर आप गाने गा रहे हो, उन गानों पर डांस कर रहे हो लाइव, तो उसके लिए आपको जो है पहले लाइसेंस लेना होता है। पब्लिक में अगर आप कुछ भी गाना और उसको नाचना, उसके लिए अगर आप बुलाते हो तो उसके लिए पहले आपको राइट्स लेने होते हैं टी सीरीज़ से, तो वो राइट्स के लाइसेंस चार्ज लगते हैं। फिर उसके अलावा लिकर सर्व कर रहे हो उस जगह पे जो कि आपका रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है बैंक्वेट में लिकर सर्व करना, तो उसके लिए आपको ओकेजनल लाइसेंस लिकर डिपार्टमेंट से लेना होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट से, तो उसके भी आपको चार्ज लगेंगे। तो वो जो लिकर लाइसेंस के और जो भी मैनेजमेंट की फ़ीस आप दे रहे हो, तो वो फ़ीस जो होती है वो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं आती, तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अलग से उसको शो किया जाता है। और उसके बाद में लाइसेंस फ़ीस चुकाने के बाद में अगर मान लो वो आपने 1 लाख रुपए चुकाया है, तो उसके बाद में जो बचेगा वो आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया इस इवेंट का। तो ये था दोस्तों हमारा इवेंट बेस्ड कॉस्टिंग मॉड्यूल का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रकार के डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव है ये भी बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी कॉस्ट कंट्रोलिंग की कंसल्टेंसी सर्विस उदयपुर के अंदर अवेलेबल है। हम ऑन साइट कंसल्टेंसी देते हैं चार्जेबल बेसिस। उदयपुर के अंदर किसी भी होटल या रेस्टोरेंट को अगर हमारे से कॉस्ट कंट्रोलिंग करवानी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर और मेल पर हम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।